नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं दिलीप जगवानी आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात चुनाव में हुई भाजपा की ऐतिहासिक जीत, हिमाचल में कांग्रेस का राज तिलक। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मिली सहानुभूति, राजनेताओं की प्रतिक्रिया। देर रात बिलासपुर जोन पहुंची वंदे भारत ट्रेन, परीक्षण के बाद चलेगी बिलासपुर नागपुर के बीच। सरकंडा के 3 वार्डों को मिली करोड़ों की सौगात, महापौर ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। और जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन, विकास खंडों से 200 कलाकार हुए शामिल। आइए देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। गुजरात चुनाव में भाजपा की रिकॉर्ड जीत और हिमाचल में कांग्रेस सरकार की वापसी पर पार्टी नेताओं की अपनी प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल था, तो हिमाचल प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव सीट पर कांग्रेस ने विजय हासिल कर बढ़त बनाई है। गुजरात की जनता अपने आप को प्रधानमंत्री जी से अलग मानती ही नहीं है, तो गुजरात और प्रधानमंत्री एक दूसरे के पर्याय हो गए, तो उसी का नतीजा है कि आज गुजरात के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। और जिस प्रकार से गुजरात की जनता का विश्वास हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर है, न केवल गुजरात, पूरे राष्ट्र की देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर है। हर पार्टी, हर दल और हर सामाजिक संस्था के लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारतवर्ष में लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो ये एक जो संदेश आज उनका है, उसका पूरे देश भर में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। हिमाचल आज हम जीते। आदरणीय भूपेश बघेल जी वहाँ के प्रभारी थे, हमारे मुख्यमंत्री, और उन्होंने वहाँ पर कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल हम हिमाचल में लागू करना चाहते हैं। किसानों को धान का जो मूल्य है वो देने की बात है। बाकी जो सुविधाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में मिल रही हैं, उन सुविधाओं को तत्काल देने को, उनकी इस बातों को लोगों ने भरोसा किया है। गुजरात चुनाव में 27 साल के बाद ये 7वीं बार है। ये देश के इतिहास में कभी कभार दिखता है और इतना बम्पर कि सब लोग एनालिसिस कर रहे हैं। रही बात हिमाचल की, अभी फाइनल टेली नहीं आया है और वहाँ का ट्रेंड रहा है कि हमेशा वो सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको उम्मीद है कि आखिरी आते आते शाम तक आते आते बहुत क्लोज मार्जिन से वहाँ कॉन्टेस्ट चल रहा है। हिमाचल प्रदेश का नतीजा तो प्रत्याशित था हमारे लिए, और गुजरात में भी कांग्रेस को बहुत अच्छी बढ़त मिलती। सीटों पे डिस्कशंस हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी MIM क्या है, ये दोनों ने मिल करके कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गुजरात में, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ऊर्जा मिली और छत्तीसगढ़ में भी भानु प्रतापपुर का सीट हम लोगों ने जीता, ये बहुत अच्छा मैसेज गया है और इससे कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह का वातावरण है। देखो, गुजरात में जो चुनाव हुए तब से सभी दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, इस बार इन लोग दावा कर रहे थे कि बीजेपी को वहाँ हराएंगे, लेकिन बीजेपी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले वहाँ पे 148 सीटें मैक्सिमम पार्टियों ने जीती थी, लेकिन उससे ज़्यादा 150 से ज़्यादा आज लगभग 157 सीट पे आगे है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है और मैं गुजरात की जीत की सभी को बधाई देता हूँ। और जहाँ तक हिमाचल चुनाव की बात है, तो हिमाचल चुनाव में एक परंपरा रही है, हर 5 साल में वहाँ सत्ता परिवर्तन होता रहा है। छोटा प्रदेश है, मात्र 68 विधानसभा सीट है। हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक तासीर ऐसा रहा है कि 5 साल जो सरकार में रहती है, अगले 5 साल उनको वहाँ से विदाई होना पड़ता है। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे वहाँ पर तोड़फोड़ हुए, जिस तरीके से वहाँ पर अप्रवासी लोगों को प्रमुखता दी गई, विदेश से लोगों को बुला करके यहाँ की नागरिकता देते हुए वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को बसाहट किया गया, इससे स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी और स्थानीय लोगों ने इसका प्रतिकार किया और इसी का प्रतिफल है कि बहुत अच्छे मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सरकार में बनाया है। गुजरात में सफलता नहीं मिलने के कारण जो देखने में आ रहा है वो ट्रेंगल फाइट हो गया, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। जो कांग्रेस का वोट था वो वोट बैंक
कहीं न कहीं जा कर के आप पार्टी में गया, जिसके कारण कांग्रेस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। तो ये था पार्टी नेताओं का रिएक्शन। राज्य वक्फ बोर्ड की जमीन पर सालों से रहने वाले किराएदारों की मनमानी को देखते हुए अब बेदखली की कार्यवाही शुरू हो गई है। गुरुवार को टीम जूनी लाइन में मिश्रा नर्सिंग होम के सामने स्थित जमीन की नापजोख और बेदखली कार्यवाही के लिए पहुंची, जहां उन्होंने हिदायतुल्लाह के मकान को कब्जे में लिया। वक्फ बोर्ड की ओर से नियुक्त किए गए सदस्य आरिफ मुमताज खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जूनी लाइन में लगभग 4000 स्क्वायर फीट से अधिक जमीन पर लोग किराए से रहते हैं, जिनकी मासिक राशि बेहद न्यूनतम है। अब उन्हें नए किराएनामा के तहत अनुबंध करने कहा जा रहा है, तो वे इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद वक्फ बोर्ड को बेदखली कार्यवाही का कदम उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कंपनी गार्डन के सामने स्थित जामा मस्जिद से लगे दुकानों को भी नोटिस दिया है और कार्यवाही की बात कही है। जामा मस्जिद की चौहद्दी के अंदर में जो मस्जिद है कंपनी गार्डन के सामने, उसमें हमारी लगभग टोटल हमारा जो लैंड है वो 23,900 स्क्वायर फीट है। 23,900 स्क्वायर फीट में सब दुकानें बनी हुई हैं और कुछ मकानों पे कब्जे हैं। तो उनकी भी प्रक्रिया अभी आज बुधवार को वक्फ बोर्ड से टीम आई थी, उन्होंने जिनको नोटिस नहीं हुआ था उनको उन्होंने नोटिस जारी किया है। जूनी लाइन में जो घरें हैं इनका भी किराया ये कुछ लोगों का 1900 है, कुछ का 600 रुपया है, और वो भी 600 रुपया और 1900 रुपया जो भी है ये हम 2009 से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 2009 से हम किराया लेके क्या करेंगे। हमारे ना मस्जिद का निज़ाम चलेगा उससे, ना कुछ होगा, इमाम की तनख्वाह भी नहीं होगी। तो इसलिए इनको बहुत बार बैठक करके इनको बोला गया कि आप किराएदारी पे आ जाइए, नए किराएदारी पे आ जाइए, एग्रीमेंट करिए और वक्फ बोर्ड के साथ चलिए। वक्फ बोर्ड आपकी दुश्मन नहीं है। उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल के अंतर्गत पटेल नगर रेलवे स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम 17 से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्य के चलते उत्तर रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। 16, 17 और 20 दिसंबर को छिंदवाड़ा से चलने वाली फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मथुरा, अलवर, रेवाड़ी, अस्थल, बोहर होकर रवाना होगी। 17 और 18 दिसंबर को फिरोजपुर से चलने वाली फिरोजपुर छिंदवाड़ा पातालकोट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग अस्थल, बोहार, रेवाड़ी, अलवर, मथुरा होकर रवाना होगी। वहीं 20 दिसंबर को दुर्ग से चलने वाली दुर्ग जम्मू-तवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग पलवल, नई दिल्ली, आदर्श नगर, दिल्ली होकर चलाई जाएगी। वंदे भारत ट्रेन का इंतजार अब समाप्त हो गया है। देर रात ये ट्रेन बिलासपुर पहुंच गई, जिसे कोचिंग डिपो में खड़ा किया गया है। परीक्षण के बाद इसे नागपुर रवाना किया जाएगा। ये ट्रेन बिलासपुर तक 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने के लिए बुधवार को सेफ्टी कमिश्नर ने अनुमति दे दी है। बिलासपुर जोन की वंदे भारत ट्रेन 11 दिसंबर को शुरू होने वाली है। यह मध्य भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जो देश के 3 राज्यों से गुजरेगी। बुधवार की रात ये ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पहुंची। कोचिंग डिपो में परीक्षण के बाद इसे नागपुर के लिए रवाना किया जाएगा। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। SECR के लिए यह पहली ट्रेन होगी जो सबसे तेज गति से दौड़ेगी। सेमी हाई स्पीड इस ट्रेन की खासियत है कि यह स्मूथली रन करेगी। इसे पुराने रूप से भी बेहतर डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही इसमें यात्रा को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इसमें रिवॉल्विंग सीट लगाई गई है। ऑटोमेटिक फायर सेंसर की व्यवस्था के साथ गेट में भी सेंसर लगा हुआ है, जिससे गेट ऑटोमेटिक खुलेगा और बंद हो जाएगा। यात्रियों के लिए इसमें सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। वंदे भारत की रेक अभी रात में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के कोचिंग डिपो में आ गई है और अभी इसका परीक्षण होगा इन द सेंस कि हम इन साइट में जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनका देखा जाएगा किस तरह क्या होता है। फिर जिस तरह से सेंट्रल रेलवे का प्रोग्राम बनेगा, चूँकि यह उद्घाटन सेंट्रल रेलवे से होना, इसका इनॉग्रेशन जैसा कि संभावनाएं चल रही है, तो उस हिसाब से रैक यहाँ से मूव करेगी। वंदे भारत ट्रेन की रैक लेने चेन्नई गई टीम मंगलवार की शाम को वहां से ट्रेन लेकर रवाना हुए, जो विजयवाड़ा गोंदिया होते हुए रायपुर और उसके बाद आधी रात को बिलासपुर स्टेशन पहुंचे। वंदे भारत ट्रेन की क्षमता 1128 यात्रियों की है। इसे देश में ही विकसित किया गया है। GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, ट्रेन की सीटें आरामदायक हैं। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, CCTV ऑन बोर्ड सर्विसेज,
पूरी ट्रेन वातानुकूलित, इकोनॉमी और प्रीमियम क्लास के रूप में 2 श्रेणियों में सीट की व्यवस्था। बैठक व्यवस्था फ्लाइट जैसी, जिसमें घूमने वाली सीटें होंगी। कोच की खिड़कियां बड़ी बड़ी हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। वंदे भारत की शुरुआत 11 दिसंबर को नागपुर से होगी। बिलासपुर में इसकी रैक पहुंच चुकी है। अब रेल के अधिकारी गाड़ी का नंबर और टिकट बुकिंग को लेकर बोर्ड की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार देर रात तक इस ट्रेन की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। वंदे भारत ट्रेन को नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि इनका शुभारंभ नागपुर में ही सुबह होगा। बिलासपुर मंडल में पिछले कई दिनों से अधिकारी कर्मचारी रात दिन इसकी तैयारी में जुटे रहे। सूत्रों की माने तो यात्रियों से वंदे भारत का किराया प्रति किलोमीटर 2.5 रुपए के हिसाब से तय किया गया है। रेल अफसरों के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस 2 श्रेणी में है, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार, जिसका किराया अलग अलग होगा। रेलवे अफसरों के अनुसार रायपुर से बिलासपुर का एसी चेयर कार का अनुमानित कीमत 780 रुपए व नागपुर के लिए 980 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 1865 रुपए होगा। बिलासपुर जोन के सीपीआरओ ने बताया कि वंदे भारत के गाड़ी नंबर के लिए बोर्ड से अनुमति मांगी गई है। इसके अलावा इस ट्रेन में रिजर्वेशन और किराया के लिए भी बोर्ड के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। चूँकि अभी तक बोर्ड का कोई लिखित अप्रूवल हमें मिला नहीं है इस ट्रेन के लिए, और जब भी लिखित अप्रूवल मिलेगा, और दूसरी बात कि जब अप्रूवल के बाद जब बोर्ड इसका नंबर देगी और नंबर देने के बाद क्रिश में इसे सबमिट किया जाएगा, क्रिश में इसे इंडोर्स किया जाएगा, उसके बाद ही यह संभव हो पाएगा। देश के दूसरे राज्यों में चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस में जितना किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जा रहा है, उसी के अनुसार यहाँ भी आकलन किया गया है। रेलवे के अफसरों के अनुसार संभवतः गुरुवार रात तक किराए की घोषणा कर दी जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग और बेहतर यात्रा सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। सभी गाड़ियों को योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल से चलाई जाने वाली रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर स्पेशल और रायपुर जूनागढ़ पैसेंजर को रद्द किया गया था, जिसे 8 दिसंबर से फिर से शुरू किया जा रहा है। ये गाड़ी अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेगी। सरकंडा क्षेत्र के 3 वार्डों में 2.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का महापौर ने भूमि पूजन किया। बुनियादी सुविधाओं की मांग वार्डवासी काफी समय से कर रहे थे। सभी कार्य अधोसंरचना मद से कराया जाएगा। पार्टी के जनप्रतिनिधियों और वार्डवासियों की मौजूदगी में महापौर रामशरण यादव, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह और सभापति शेख नजरुद्दीन ने वार्ड क्रमांक 57, 58 और 59 में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने कई कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वार्डों के पार्षद मौजूद थे। स्वागत सत्कार के बाद महापौर रामशरण यादव ने कहा, फंड की कमी से मांग के बावजूद कार्य पूरा नहीं हो रहा था। अब राशि मिल गई है, इसलिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराया जा रहा है। 1.5 करोड़ रुपए का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसी तरह से वार्ड नंबर 58, वार्ड नंबर 59 मिला करके 2.5 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आज संपन्न होगा। क्योंकि इसके पहले कोरोना काल था, 2 साल तक के पैसे में बहुत सारी दिक्कतें थी, जिसके कारण हम लोग विकास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो 6 महीना है बिलासपुर नगर निगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस 6 महीने में जितने भी मूलभूत सुविधा जनता को मिलना चाहिए, नाली, रोड, पानी, बिजली, इसके लिए हम लोग सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। क्षेत्र के विधायक रजनीश सिंह ने नागरिकों को उनके वार्ड में सड़क, पानी, बिजली की सुविधा दिलाने पर महापौर का आभार जताया और कहा, उम्मीद करते हैं कि विकास की रफ्तार तेज होगी। नगर निगम का जो विस्तार हुआ है और जितना बड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया है, पैसा बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे वो, मैं पार्टी की बात नहीं करता, सारे जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हों, निगम के महापौर हों, विधायक, सांसद हों, बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से आग्रह किए हैं कि अब काम करने का अवसर 5-6 महीना है। बिलासपुर नगर निगम को आपने बढ़ाया तो उस हिसाब से राशि भी दीजिए। ये बड़ी दिक्कत आ रही है, लगातार प्रयास जारी है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड, नाली, पानी की सुविधा और अन्य दर्जनों कार्य कराया जाएगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा स्थित
आराध्या हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रजनीश पांडे ने गुरुवार को अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताते हुए उनका भी पक्ष रखने की मांग की है। एसपी कार्यालय पहुंचे डॉक्टर रजनीश ने बताया कि वे अपनी नियमित ओपीडी में बैठकर मरीज देख रहे थे। इसी बीच आराध्या हॉस्पिटल से लगे नर्सिंग होम की संचालक, जो कि निरंतर हॉस्पिटल के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करती रहती है, जानबूझकर उनके अस्पताल के सामने वाहन खड़ा कर मरीजों के आवागमन में अवरोध उत्पन्न किया, जिसके कारण उनका नर्सिंग होम संचालक से विवाद भी हो गया। लेकिन सरगंडा पुलिस ने केवल नर्सिंग होम संचालक की रिपोर्ट दर्ज की है, उनका आवेदन नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पक्ष को रखने के लिए आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अभी मैं मैडम के पास यही शिकायत लेके आया हूँ, जो घटना हुई है वो बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। मैडम बोलती है कि मैं उनकी गाड़ी पंचर कर दिया। अगर गाड़ी पंचर कर दिया तो वो कैसे तुरंत लेके चली गई, और अगर वो मेरे अस्पताल के सामने गाड़ी खड़ी नहीं करती तो कोई विवाद नहीं होता। वो मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रही तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है मैडम से, मैं एसपी मैडम आईजी सर से भी मिलने जा रहा हूँ कि मेरी इस पूरे केस को लेके एक तरफा कार्रवाई ना हो, मेरे भी पक्ष को सुना जाए, मेरे सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए कि मैडम ने किस तरह से मेरे को परेशान किया हुआ है। सिम्स में वर्तमान में 180 सीटों पर एमबीबीएस में भी पढ़ाई हो रही है। ऐसे में सिम्स प्रबंधन ने 2022-23 शिक्षा सत्र के लिए सिम्स में 20 एमबीबीएस सीटें और बढ़ाने के लिए एनएमसी को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 2022-23 शिक्षा सत्र के लिए एमबीबीएस का भी प्रवेश प्रक्रिया पूरा हो गया। सिम्स को इस वर्ष भी 200 सीटों पर एमबीबीएस की मान्यता नहीं मिल पाई। अब प्रबंधन का कहना है कि दिसंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में एमबीबीएस की 20 सीटों की मान्यता के लिए एनएमसी की टीम निरीक्षण पर आ सकती है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात चुनाव में हुई भाजपा की ऐतिहासिक जीत, हिमाचल में कांग्रेस का राज तिलक, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मिली सहानुभूति राजनेताओं की प्रतिक्रिया। देर रात बिलासपुर जोन पहुंची वंदे भारत ट्रेन, परीक्षण के बाद चलेगी बिलासपुर नागपुर के बीच। सरगंडा के 3 वार्डों को मिली करोड़ों की सौगात, महापौर ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। और जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन, विकास खंडों से 200 कलाकार हुए शामिल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में कला के विविध रंग मंच पर दिखाई दिए। 5 विकास खंडों से शामिल 200 से ज्यादा कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। साइंस कॉलेज के सभागार में कला पारखियों ने विजेताओं का चयन किया। इस आयोजन में 15 से ज्यादा कलाओं को शामिल कर शहरी और ग्रामीण कलाकारों को प्रदर्शन का अवसर दिया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने गुरुवार को जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन साइंस कॉलेज में किया। शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नाटक, लोक कला के विविध रंग यहां दिखाई दिए। कला गुरुओं ने प्रदर्शन के आधार पर प्रतिभागियों को अंक दिए। शासन द्वारा आयोजित ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, लेकिन आम लोग इससे बहुत अच्छे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि हर चीज़ निःशुल्क होता है। यहाँ कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। निसंदेह बच्चों में प्रतिभा भरी हुई है, इनको थोड़ा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ऐसे प्रतियोगिता में आने के पहले बच्चे अपने से वरिष्ठ जो जानकार हैं ऐसे लोगों का सलाह लेके ऐसे मंचों पर आएं तो उनकी कला निखर सकती है। जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कलाकारों को उनकी श्रेणी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल किया जाएगा। ये क्रम राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री से आए सदस्य ने गुरुवार को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक का जायजा लिया। मुंबई से आए सदस्य ने ब्लड बैंक की एक एक चीज का बारीकी से आकलन कर रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने यहां पहले कागजातों का अवलोकन किया, फिर बैंक में मौजूद उपकरणों और उनके बीच नंबर की जांच परख की, जिसके बाद उपकरणों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान ब्लड बैंक के प्रभारी प्रभात श्रीवास्तव सहित टीम मौजूद रहे। गौरतलब है कि इसके बाद सिम्स में संचालित ब्लड बैंक की जांच के लिए सदस्य रवाना होंगे।
कोरोना काल में पूर्व से बंद जिला अस्पताल के गेट में बने रेड क्रॉस सोसाइटी के दवा दुकान को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। जिला अस्पताल में फिलहाल 2 दवा दुकानें संचालित हो रही है, जिसमें एक रेड क्रॉस की और दूसरी मुख्यमंत्री जेनरिक दवा दुकान है। इस नए दुकान के खुलने से मरीजों को राहत मिलेगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी। रेड क्रॉस की एक और दुकान जिला अस्पताल के मेन गेट पे, जो कि कोविड काल में बंद हो गई थी, अब उसको पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। सारी तैयारियां हो गई है। सोमवार को संभवतः इसका उद्घाटन कर लिया जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा की राह आसान बनाने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आवाज, पिक्चर और इशारों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा के तहत इसकी पूर्ति की जा रही है। समावेशी शिक्षा में सामान्य और शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाएं एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये कार्यक्रम समानता के अधिकार को पूरा करता है, इसलिए इसके सभी कार्यक्रम प्रशिक्षण आधारित होते हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नेत्र और श्रवण बाधित विद्यार्थियों की राह आसान बनाने प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। देवकी नंदन कन्याशाला में 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को ब्रेल लिपि, दृश्य, आवाज और साइन भाषा से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने दक्ष बनाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जो है समावेशी शिक्षा अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण है, जिसमें दृष्टिहीन बच्चों के लिए और श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें कि उनको साइन लैंग्वेज और ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे TLM के माध्यम से शिक्षकों को बताया जा रहा है, जिसमें दृष्टिबाधित बच्चे किस तरह के उपकरण का उपयोग करते हैं, जो ब्रेल लिपि के लिए उपयोग होती हैं, वो सारी चीज़ों को बता रहे हैं। श्रवण यंत्र के बारे में हम बता रहे हैं। ऑडियो मीटर से किस तरह से बच्चों को हम प्रशिक्षित करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आंखों से जो नहीं देख सकते, ऐसे विद्यार्थियों को आवाज और ब्रेल लिपि के जरिए पढ़ाया जाता है। जो बच्चे कानों से सुनने में सक्षम नहीं होते, उनके लिए साइन लैंग्वेज की मदद ली जाती है और पिक्चर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सौ टीवी, बिलासपुर। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद बिलासपुर शहर का धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है। यही वजह है कि सौंदर्यीकरण का काम तीव्र गति से चलाया जा रहा है। हाईटेक होने के साथ अब चौक चौराहों और मुख्य मार्ग के किनारे आकर्षक फव्वारे शहर की शान बढ़ा रहे हैं। साथ ही सुंदरता पर फोकस किया जा रहा है। आकर्षक सजावट के साथ हमर बिलासपुर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। रिवर व्यू के पास और पुलिस ग्राउंड मुख्य मार्ग में जगमगाता तिरंगा लाइट शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों के दर्द का एहसास कर न सिर्फ उनकी सेवा करते हैं, बल्कि उन्हें अपनों सा प्यार भी देते हैं। इन पशु प्रेमियों को जहां भी किसी जानवर के घायल होने की सूचना मिलती है, वे तत्काल पहुंचकर उसकी सुध लेते हैं और उसका इलाज कराते हैं। बिलासपुर शहर के पशु प्रेमी NGO भी उन्हीं में से एक हैं, जो बीमार घायल कुत्तों का इलाज कर उन्हें राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इस सराहनीय पहल से जिला पशु चिकित्सालय परिसर में 18 कुत्तों का उपचार किया जा रहा है। हम लोग खुद लेकर आते हैं। अगर कोई इन्फॉर्म करता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ ये डॉग बीमार है, और कुछ लोग खुद भी छोड़ देते हैं, कुछ उठा के ले आते हैं। जैसे एक्सीडेंटल होता है, बहुत दूर चकरभाटा हुआ, बिल्हा हुआ, यहाँ से भी लोग डॉग्स को लेकर आते हैं जो एक्सीडेंटल होते हैं, चल नहीं पाते। अपने आसपास आप भी तलाश कीजिए किसी को राहत देने की, आपको जरूर मिलेगा कोई ना कोई। और आपकी जो ये अगर इच्छा है कि हम किसी की मदद कर पाए, किसी के काम आए, तो इसमें आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। इस संदेश के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक सौ टीवी। नमस्कार।